हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू से स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेशन को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग बायोलॉजी का जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह किस भाग में होती है। जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है या फूल में होती है। तो हमने जब आपको सब्जेक्टिव कराया था उस समय बताया था कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह पत्तियों द्वारा होती है, यानी पत्तियों में ही जो रंध्र पाए जाते हैं उसी के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपके लिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है कि मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। आपको बताए हुए थे कि ये जो यूरिया होता है वह जो है हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो आपको बताना है कि रक्त में जो है इसकी मात्रा कितनी होती है। 100 mg होती है, 20 mg होती है, 30 mg होती है या 40 mg होती है। जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए, अब जो है इसका आंसर होगा 30 mg। कितनी होती है? 30 mg होती है। अगला सवाल है आपके लिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो देखिए, जो ऊर्जा होती है यह ऊर्जा जो है हमारे शरीर से 60% ऊर्जा यह जो है निष्कासित हो जाती है। कितनी हो जाती है? 60% ऊर्जा निष्कासित हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। जी हाँ, मनुष्य में ये जो वृक्क होता है यह एक तंत्र का भाग होता है। यह किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है या श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है या परिवहन से संबंधित है। तो ये जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? उत्सर्जन से संबंध रखता है। आपको पता है कि वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पौधों के वायवीय भाग से जल का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये निष्कासन निष्कर्ष नहीं होगा, ये होगा निष्कासन। क्या होगा? निष्कासन। निष्कासन इसका होगा। क्या होगा? निष्कासन। बताइए, पौधों के वायवीय भाग से जल का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होती है। तो आपको बताना है परागण, निषेचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। देखिए, जल का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होती है। तो क्रिया जब आपसे पूछेगा तो विसरण क्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विसरण क्रिया द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वह परकर्म जिसके द्वारा, क्या है? वह परकर्म जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। जी हाँ, शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा श्वसन। क्या होगा? श्वसन। क्या होगा? श्वसन होगा। श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि पोषण एक विधि होती है जिसमें कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके और उसका उपयोग करता है। और उत्सर्जन में क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी चाहे वह स्वपोषी हो चाहे परपोषी हो, स्वपोषी हो या परपोषी हो, इस सभी जीवों के लिए
कौन अनिवार्य है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों का जो है आंसर ये आएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है वह सभी के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सभी जीवों के लिए आवश्यक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल स्वपोषी में होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण इसका नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो श्वेत रक्त कण में। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल में जो है यह मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो है यह क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम यानी Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय कितने बेस में बटे होते हैं? 3, 2। मानव हृदय कितने बेस में बटे हैं? 3, 2, 4, 5। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। मानव हृदय 4 बेस में बटे होते हैं, जिसे कोष्ठक भी कहा जाता है। कितने का क्या कहा जाता है? कोष्ठक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बताइए, वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश संश्लेषण की? तो आप बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब आप कमेंट करके ये बताइए हमको कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितने कार्बन अणु ग्लूकोज की प्राप्ति होती है? आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितने कार्बन अणु ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? चलिए बताइए आप, पारगम्य है और अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? बताइए, दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? तो आप बताइए, दही के जमने में कौन सी क्रिया होगी? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। बताइए, जल्दी बताइए। इसमें जो है आंसर क्या होगा? किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन होगा। किण्वन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि दही जो है यानी दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बताइएगा कि दही जमना यानी दूध से दही का जमना यह कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्न में कौन आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। यहाँ क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिएगा। जीवन की उपापचय क्रियाओं के लिए या संचालन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है सॉरी अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो देखिए, नाक तो
एक ऐसे ही छट जाएगा क्योंकि नाक जो है श्वसन अंग नहीं होता है। तो ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, ये जो है आपको बताना है कि इसमें मत्स्य यानी मछली का श्वसन अंग कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेकिया होता है यह जो है कीटों के लिए होता है, और फेफड़ा जितने जो है वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं, और गिल्स जो है ओनली फॉर किसके लिए है, तो मछलियों के लिए है। तो मछली का जो है श्वसन अंग क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। परासरण का होता है, विसरण का होता है, वाष्पोत्सर्जन का होता है, परिवहन का होता है। तो आपको हमने बताया था कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, हरा है, नीला है, लाल है या सफेद है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण यानी किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक या तीव्र होती है। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। बताइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो ये जो है मृतजीवी है। कैसा है, मृतजीवी है। ये क्या करता है कि सड़ी गली चीज़ों से जो है अपने शरीर के सतह द्वारा गुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में पोषण प्राप्त करता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं, बताइए कहाँ संचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम में, बी है कार्टेक्स, छाल में, और पुराने जाइलम में। तो जो रेजिन एवं गोंद होते हैं वे छाल में संचित रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि शरीर में भोजन को पचना यानी भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए, शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्रिया है। बताइए, पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा संचयन, तीसरा विस्थापन और चौथा है अपचयन। बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा। यह भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। प्लीज़ दोस्त, आप सभी लोग जो है अगर वीडियो पर नए आए हों तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9934700834 इस नंबर पे आप जो है मैसेज करके और आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रक्त क्या है। जी हाँ, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, आपसे पूछा गया कि रक्त क्या है। तो रक्त एक कोशिका है, रक्त एक ऊतक है, रक्त एक पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त एक पदार्थ भी है, रक्त एक ऊतक भी है, और रक्त एक कोशिका भी है। लेकिन आप जानते हैं कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वृक्क, ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी आंख, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम बताए थे कि मानव शरीर की सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो वृक्क है। क्या है, वृक्क है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रक्षी कोशिकाएं
पाई जाती है, यानी रक्षी कोशिकाएं जो होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं जो होती है वह फूलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फूलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कितना सही हुआ? सी ऑप्शन नंबर सही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन में बनेगा, अवायवीय श्वसन बनेगा, या दोनों में बनेगा, या इनमें से किसी में नहीं बनेगा? आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस में बनता है। तो अभी आपको हमने बताया था कि इथाइल अल्कोहल जो होता है वह अवायवीय श्वसन में बनता है। किस में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है, जब ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताना आपको कि श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है, निश्वास कहा जाता है, या उत्सर्जन कहा जाता है? बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वास। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? उच्छ्वास। तथा सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्त, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो वीडियो को जरूर जो है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे जो है आप मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला पूछा जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है टीबी, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो बताना है आपको कि टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है, या उच्च रक्तचाप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा कि रक्त के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब ये कि पादप में जो है जाइलम क्या काम करता है? यानी जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, एमिनो अम्लों का वहन करता है, या ऑक्सीजन का वहन करता है? देखिए इसमें आप सारे ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। देखिए जाइलम, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जाइलम जो है पादप में जल को जो है परिवहन कराता है, यानी जल का वहन करता है। लेकिन भोजन का वहन जो है कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ध्यान रखिएगा, कौन करता है? फ्लोएम करता है। जबकि ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो रक्त करता है। कौन करता है? रक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? बताना है आपको कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में है, यूग्लिना में है, अमीबा में है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुटपाद जो होता है वह अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और यह जो कुटपाद होता है वह अमीबा का प्रचलन अंगक भी होता है। तथा साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि इसी जो कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन को ग्रहण करता है, यानी उसको पकड़ता है। ठीक है, जबकि पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? तो सिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपघटन द्वारा जो है ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में बना रहता है। क्यों? जब भी कोई जीव जंतु मृत होता है तो उस मृत शरीर को जो है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटित कर देते हैं और प्रकृति में जो है सारे तत्वों को जो है संतुलन बना रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके बताइए कि प्रकृति में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? बताइए, एस्टोमाटा
एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। हमने सब्जेक्टिव कराते समय ये बताया था कि पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसी को रंध्र या एस्टोमाटा कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है एस्टोमाटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो आप बताइएगा। 90 mm औसतम पारे के औसतम दाब द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है इसका प्रकुंचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती है, एस्ट्रोमा है, पत्ती है, एस्ट्रोमा है, या आपसे पूछा है पत्ती, एस्ट्रोमा, ग्राना या हरित लवक। आपको बताना है, जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी जब पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पत्ती जो है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहेंगे? तो हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? ये वाष्पोत्सर्जन जो होती है वह कैसी क्रिया होती है? शारीरिक होती है, भौतिक होती है, रासायनिक होती है या प्राकृतिक होती है? तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया आप सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए। देखिए जल जो होता है यानी जो H2O होता है, यह H2O जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो यह जो है कैसी क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए देखिए, यहाँ ऑप्शन जो है चेंज हो गया है कि शरीर में, एक जो क्वेश्चन इस टाइप का आया था, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीकरण है, वैद्युत अपघटन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया था स्वपोषी पोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटकों का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया? पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मिलता है, यह जो क्रिया होती है, क्या पूछा जा रहा है जी? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पूछा जा रहा है कि यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? बताइए बताइए कहाँ होती है? ध्यान दीजिएगा, जो वायवीय श्वसन बताए थे कि वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है तो यही जो है ऊर्जा आपको मिलती है। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जठर
ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है, अग्न्याशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है या अमाशय में पाई जाती है? तो आपको बताना है ये कहाँ पाई जाती है। देखिए जो जठर ग्रंथियाँ होती है वह अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय की जो अस्तर होती है वहीं से जो है जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, अमाशय। क्या हो जाएगा? अमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है या कॉकरोच में पाया जाता है या घोड़ा में या ऊंट में? सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए कॉकरोच जो होता है जिसको तिल चट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं? तिल चट्टा कहते हैं। इस तिल चट्टे में जो है, इस तिल चट्टे में क्या पाया जाता है? इस तिल चट्टे में पाया जाता है खुला परिसंचरण, यानी इसमें जो है रक्त परिसंचरण के लिए कोई भी रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधों में, अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया तरल का जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? लैक्टेस कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं या टैनिन कहते हैं? बताइए बताइए। दूधिया कलर का जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो पौधों के पत्तियों में या पौधों में पाया जाने वाला जो गाढ़ा दूधिया कलर का जो पदार्थ होता है उसे लैटेक्स कहा जाता है। क्या कहता है? लैटेक्स कहा जाता है। जैसे जो पीला कनेर होगा, पीला कनेर, उस पीला कनेर में जो है जो दूधिया कलर का निकलता है उसे लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरिया, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? ध्यान दीजिएगा, यूरिया जो होता है वह रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो यूरिया होता है वह रक्त में ब्रिक से प्रवेश करता है। कहाँ से? ब्रिक यानी किडनी से प्रवेश करता है। कहाँ से करता है? किडनी से प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन होता है, सुबह शाम होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं कई बार। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह दिन में होती है। कब होती है? दिन में होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पादप में, अगला क्वेश्चन क्या है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी पादप में फ्लोएम जो होता है वह किसके लिए संवाहक होता है, मतलब किस क्या काम करता है? तो पादप में जो फ्लोएम होता है वह भोजन का संवहन करता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके लिए कहाँ तक हुआ था? चलिए थोड़ा सा बैक हो गया। चलिए यहाँ तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो अभी आपको हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो H2O होता है, यही H2O जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है, तो जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स प्राप्त करना हो तो हमारे दिए गए जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जो है आप मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है 9934790834। इस दिए गए नंबर पे जो आप व्हाट्सअप मैसेज करके और इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है 44 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपा जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा,
जो हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ध्यान दीजिएगा लिम्फ या लसिका कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसी को जो है लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका कहा जाता है। तो लिम्फ या लसिका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? अभी आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषी अंग पूछे तो पत्ती को, और जब प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जाए तो हरित लवक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरित लवक आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 46वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, वुमेन संपुट। तो देखिए, ये जो वृक्क होता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। इसी को हिंदी में वृक्क नलिका भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, अग्न्याशय है, अंडाशय है, एड्रिनल ग्रंथि है। बताइए, देखिए मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होती है, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आपसे पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है, यहाँ पूछा गया कौन आवश्यक नहीं है। इस पर ध्यान से थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहाँ पूछा गया है नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और जल। तो 4 घटक में 3 घटक दे दिए गए हैं, एक घटक दूसरा और तीसरा। ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि CO2 की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? यानी इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद के द्वारा, परिवहन, भोजन राजधानी, केंद्रक। बताइए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कुटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है, लेकिन जब भोजन को पचाना होता है तो भोजन राजधानी का निर्माण करके और भोजन को पचाता है। यहाँ कुटपाद का जो अंतिम और पार्श्व भाग होता है, यही जो है भोजन राजधानी का निर्माण करता है, और इसी भोजन राजधानी में जल एवं पाचक एंजाइम होते हैं, जिसकी सहायता से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताना है। 30.5, 305, 3.5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 किलो जूल मोल में। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के जो है आपको नोट्स जो है हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जो है धन्यवाद।